नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। 30 मार्च 2022 के डेली द हिंदू एडिटोरियल डिस्कशन में आपका स्वागत है। कौन कौन से इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स आज हम डिस्कस करेंगे। देखिए, एक आर्टिकल है ब्रिजिंग द बे इन क्वेस्ट फॉर अ स्ट्रॉन्गर बिम्स्टेक। बिम्स्टेक को और स्ट्रांग करके इंडिया को क्या फायदा हो सकता है, ओवरऑल बे ऑफ बंगाल रीजन को क्या फायदा हो सकता है, ये जो वेस्टर्न कंट्रीज का इंडो पैसिफिक रीजन के ऊपर फोकस है, इस फोकस के रिस्पेक्ट में कैसे वेस्टर्न कंट्रीज इंडिया के साथ और बे ऑफ बंगाल की नेबरिंग कंट्रीज के साथ इंगेज कर सकती हैं, ये कंट्रीज आपस में कैसे इंगेज कर सकती हैं, इसके बारे में एक व्यू पॉइंट है। इस व्यू पॉइंट को देखेंगे। फिर अगला आर्टिकल निकल के आ रहा है क्यूसेट के बारे में। बेसिकली एक कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट, और ये जो कॉमन एंट्रेंस टेस्ट होगा ये सेंट्रल यूनिवर्सिटीज का होगा। तो बेसिकली इसको मैंडेटरी किया जा रहा है लगभग 45 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज के लिए। देश में लगभग 54 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं। ऑलरेडी 12 यूनिवर्सिटीज के लगभग में ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी टेस्ट होता है, सेंट्रल कॉमन यूनिवर्सिटी टेस्ट होता है। अब इसको 45 यूनिवर्सिटीज में किया जा रहा है, लेकिन ओवरऑल इस स्टेप से बहुत सा अपोजिशन भी आ रहा है। यह अपोजिशन क्यों निकल के आ रहा है, इसको यहां समझने की कोशिश करेंगे। फिर कल मैंने शाम को एक वीडियो बनाई है पाकिस्तान रेजोल्यूशन डे को रिलेटेड। आपने सुना होगा कि कर्नाटका की बागलकोट डिस्ट्रिक्ट में मुधोल नाम की जगह पे एक मुस्लिम वुमेन को अरेस्ट कर लिया गया। 25 साल की थी ये। क्यों? उन्होंने पाकिस्तान के नेशनल डे पे एक अच्छा सा मैसेज लिख दिया था। उस मैसेज में कुछ भी प्रॉब्लम नहीं था, उन्होंने विश किया था कि भाई हर नेशन में शांति हो, पीस हो, हार्मोनी हो। अब इस बात को लेकर इनको अरेस्ट कर लिया गया और अरेस्ट करने के बाद इनको छोड़ दिया गया। सेडिशन लॉ पे इनको अरेस्ट नहीं किया गया था, अलग अलग ग्रुप्स में एनमिटी फैलाने के लिए इनको अरेस्ट किया गया था। इस आर्टिकल में क्लियर कट बेसिस पे इस अरेस्ट को क्रिटिसाइज किया गया है, पुलिस ऑफिसर्स को क्रिटिसाइज किया गया है, इस पूरे के पूरे एक्शन को क्रिटिसाइज किया गया है। तो ये आर्टिकल है, ऑब्वियस सी बात है, देखिए गलत है, इस प्रकार के अरेस्ट गलत है, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो डिफरेंट तरीके से उस आर्टिकल को नहीं देखना है, कल मैंने उसके बारे में वीडियो ऑलरेडी बना दी है। नेक्स्ट है डूम्सडे बुक दैट लॉन्च्ड अ मूवमेंट। एक बुक की यहाँ पे बात की गई 1968 में, 1968 में एक बुक लिखी गई थी द लिमिट्स टू ग्रोथ। और इस पर्टिकुलर बुक में जो कुछ भी लिखा गया था एनवायरमेंट से रिलेटेड, ह्यूमन ग्रोथ से रिलेटेड, इकोलॉजी से रिलेटेड, वो सब कुछ आज देखने को मिल रहा है। और इसी रिस्पेक्ट में ये जो बुक थी लिमिट्स टू ग्रोथ, जिसको 1968 में लिखा गया था और उस समय पे इतना क्रिटिसाइज किया गया था, आज की डेट में इस बुक में लिखी हुई एक एक चीज को याद किया जा रहा है और बोला जा रहा है कि भाई जो कुछ भी बुक में लिखा था वो सब सच होता नजर आ रहा है। तो इसको देखेंगे। फिर अनरिफॉर्मेबल क्रिमिनल जस्टिस। हमारे यहाँ पे क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में क्या प्रॉब्लम है, इसके रिस्पेक्ट में बात की गई है। वैसे कुछ एग्जाम में लिखने लायक पॉइंट यहाँ पे नहीं दिए गए, बट फिर भी जो भी पॉइंट्स दिए गए उनको एक एक करके अपनी समझ के लिए समझ लेंगे। तो ये 4 आर्टिकल्स मैं आज आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ। आगे बढ़ने से पहले वीडियो पे लाइक का बटन दोस्तों, चैनल को अब तक शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया कर लीजिए, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। दोनों ही चीजों का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। ठीक है भाई, सबसे पहले शुरू करते हैं इंटरेस्टिंग आर्टिकल से, अ डूम्सडे बुक दैट लॉन्च्ड अ मूवमेंट। देयर इज अ कंसेंसस दैट मोस्ट ऑफ द फंडामेंटल फैक्टर्स डिस्कस्ड इन द लिमिट्स टू ग्रोथ हैव कम ट्रू। देखिए, 50 साल पहले एक बुक टाइटल जिसका नाम था द लिमिट्स टू ग्रोथ, इसको ऑथर किया था ग्रुप ऑफ इकोनॉमिक मॉडलर्स ने और इसको पब्लिश किया गया था एज अ प्रिडिक्मेंट ऑफ मैनकाइंड। देखिए, ये जो प्रोजेक्ट था लिमिट्स टू ग्रोथ, इसको स्पॉन्सर किया था क्लब ऑफ रोम ने। क्लब ऑफ रोम एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसको फाउंड किया गया था 1968 में। 1968 में इस क्लब ऑफ रोम नाम के ऑर्गेनाइजेशन को फाइंड किया था इटालियन इंडस्ट्रियलिस्ट ऑरेलियो पेसेसी ने। ठीक है ना। और ओवरऑल बहुत सारे और लीडर्स अलग अलग फील्ड के भी इन्वॉल्व होकर क्लब ऑफ रोम बनाया था और क्लब ऑफ रोम ने ओवरऑल इस बुक को लिखवाया था द लिमिट्स टू ग्रोथ। अब इस क्लब में जो मेंबर्स थे वो कंसेप्ट ऑफ प्रॉब्लमेटिक में भरोसा रखते थे। अब ये कंसेप्ट ऑफ प्रॉब्लमेटिक क्या है, ये क्या बोलता है? Growing global problems of environmental deterioration, depleting natural resources, pollution, overpopulation, inequality, ill health, crime, war, and religious attitudes, among others, which are inimical to human being, are interrelated and require a system-based approach. देखिए भाई, जितनी भी प्रकार की प्रॉब्लम्स आज की डेट में नजर आ रही हैं, पॉपुलेशन का बढ़ना, उससे नेचुरल रिसोर्सेज कम हो रहे हैं, एनवायरमेंटल डिटोरिएट हो रहा है, इनइक्वालिटी बढ़ रही है, क्राइम बढ़ रहा है, वॉर बढ़ रहा है, रिलीजियस एटीट्यूड्स और हार्डन हो रहे हैं, ये सब प्रॉब्लम्स आपस में एक दूसरे के साथ इंटररिलेटेड हैं। अब ये तो मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं कि ये प्रॉब्लम्स ह्यूमन काइंड के लिए, एक ह्यूमंस के लिए नेचुरल पर्सपेक्टिव से अच्छी नहीं है। धर्म के नाम पे लड़ाई ह्यूमंस के लिए अच्छी नहीं है, इसमें मौतें होती हैं, फालतू में आपस में द्वेष की भावना बढ़ती है। जरूरत से ज्यादा अगर आबादी हो जाए तो ऑब्वियस सी बात है जो देश के रिसोर्सेज है वो कम पड़ जाते हैं आबादी के लिए, उसके लिए प्रॉब्लम, जॉब की कमी, खाने पीने को पैसा नहीं है इंसान के पास, नेचुरल रिसोर्सेज डिप्लीट हो रहे हैं तो आगे मैनकाइंड के लिए प्रॉब्लम है। तो ये सारी की सारी प्रॉब्लम एक तो एक दूसरे के साथ इंटर रिलेटेड है, दूसरा ह्यूमन बीइंग के लिए अच्छी नहीं है, इसलिए इनके लिए एक सिस्टम बेस्ड अप्रोच चाहिए। और इस सिस्टम बेस्ड अप्रोच को एक स्टडी के द्वारा इंस्टीट्यूट किया गया था
सिस्टम डायनेमिक्स ग्रुप के द्वारा, जो कि उस समय पे मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में काम कर रहा था। इसको हेड किया था डोनेला एच मेडोज ने। इन्होंने फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर का इस्तेमाल किया था 1968 में, और अपने मेथोडोलॉजिकल अप्रोच से बताया था कि हमें एक सस्टेनेबल अप्रोच लेके चलने की जरूरत है। अगर हम एक सस्टेनेबल अप्रोच नहीं लेंगे तो 2070 में दुनिया का सिस्टम कोलैप्स कर जाएगा। ठीक है, तो एक वेक अप कॉल थी 1968 में, दुनिया का सिस्टम कोलैप्स कर जाएगा। कुछ लोगों ने बोला कि तो डूम्सडे प्रेडिक्ट कर रहे हैं। डूम्सडे समझते हो? जैसे फॉर एग्जांपल बीच में एक दिन एक पिक्चर आई थी 2014 ऐसा कुछ था, जिसमें एक दिखाया गया था कि एक तूफान आया है, सुनामी आई है, पूरी दुनिया डूब गई, तो उसको बोला था डूम्सडे, जिस दिन पूरी दुनिया खत्म हो जाएगी। तो 2017 को कट ऑफ डे बता दिया लिमिट्स टू ग्रोथ वाले ऑथर्स ने, और बोला डूम्सडे हो जाएगा। तो भाई सब लोग क्रिटिसाइज करने लगे, बुक को इतना क्रिटिसिज्म मिला, बुक को बोलने लगे। अब सोचिए 1968 की बात है, आज हम चल रहे हैं 2022 में। आज इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन, पॉल्यूशन, ठीक है ना, ग्लोबल वार्मिंग के चलते एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी का कम होना, ये सारी प्रॉब्लम्स आज हमको विजिबल तरीके से सामने नजर आ रही हैं। ये प्रॉब्लम्स उतनी विजिबल तरीके से 1968 में सामने नजर नहीं आ रही थी। इसीलिए 1968 में जब इस प्रकार की स्टडी छपी तो ज्यादातर लोगों ने स्टडी को सपोर्ट नहीं किया, लोगों ने इस स्टडी को क्रिटिसाइज किया। लोगों ने बोला कि देखो फिर से एक फर्जी पिक्चर वाले आ गए जो कि डूम की बात कर रहे हैं। तो फिर लिमिट्स टू ग्रोथ के ऑथर ने बोला कि भाई देखिए, हम डूम की बात लिटरली नहीं कर रहे हैं कि दुनिया खत्म हो जाएगी, दुनिया मर जाएगी। हम आपको यह बताने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर आपको जीना है तो लॉज ऑफ द प्लेनेट से कंसिस्टेंट होके जिए, प्लेनेट के लॉज को मत तोड़िए। अगर आप प्लेनेट के लॉज को तोड़ोगे तो सस्टेनेबल जीना मुश्किल हो जाएगा। लेकिन उसके बाद भी क्रिटिसाइज करने वाले लोग रुके नहीं। जर्नल नेचर में एक एडिटोरियल छपा 10 मार्च 1972 को। उसमें ये जो लिमिट्स टू ग्रोथ वाली बुक है, इसको तो क्रिटिसाइज किया ही गया, बोला गया कि भाई ये एक अनदर डूम्सडे विफ है। मतलब उस समय पे एक और किताब आई थी, उस किताब का नाम था आपका वर्ड डायनेमिक्स। इसको रिलीज की थी JW फॉरेस्टर ऑफ MIT ने। उन्होंने भी एक कंप्यूटर कोड सिस्टम बना के ये बोला था कि भाई प्रॉपर तरीके से ग्रोथ करो, नहीं तो डूम्सडे आ जाएगा। तो ये जो डूम्सडे की जितनी भी थ्योरी उस समय पे पब्लिश हो रही थी, उसको बहुत बुरी तरीके से क्रिटिसाइज किया जा रहा था। लिमिट्स टू ग्रोथ नाम की किताब को भी यहाँ पे क्रिटिसाइज किया गया। अब उस समय पे लिमिट्स टू ग्रोथ के लिए, या फिर कह लीजिए वर्ड डायनेमिक्स के लिए, फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स को इस्तेमाल किया गया था। 1968 में कंप्यूटर्स के बारे में ज्यादा किसी को जानकारी थी नहीं। आप भी सोचो दोस्तों, ये जो इंटरनेट का सीजन आया है, ये आया है 2000 के लगभग, और 2000 के लगभग ये इंटरनेट का सीजन यूएस में बहुत फेमस हो रहा था। फेसबुक वगैरह सब उसी समय पे बने थे। इंडिया में तो इंटरनेट का यूज 2010 के बाद बहुत ज्यादा पॉपुलर हुआ है। उससे पहले तो कम ही लोग इस्तेमाल करते थे। 3G के छोटे छोटे फोन हुआ करते थे, कंप्यूटर होना एक लग्जरी थी, तो ज्यादा लोगों के पास थी नहीं इस प्रकार के रिसोर्सेज। अब तो खैर नॉर्मल हो गए इस प्रकार के रिसोर्सेज। इनफैक्ट 2005 के बाद से बोलिए 2010 तक तो ठीक ठाक लोग कंप्यूटर इस्तेमाल करने लगे थे, पर 2000 के लगभग यूएस में बहुत पॉपुलर हुआ इंटरनेट का कॉन्सेप्ट। उसके बाद ये इंडिया में एंट्री मारा, और हम बात कर रहे हैं 1968 की। तो 1968 में जब कंप्यूटर्स आए थे, कंप्यूटर लिटरेसी पूरी दुनिया में बहुत कम थी, और उस समय के ऑथर्स ने फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर के एल्गोरिथम के बेसिस पे ये प्रेडिक्शंस किए थे। अब लिमिट्स टू ग्रोथ की सारी बातें सही निकल रही हैं। तो ऐसा क्या था 1968 में जो हमें नहीं पता था, जो हमें आज पता है कि हमें लिमिट्स टू ग्रोथ किताब की सारी बातें सही लग रही हैं? वो था टिपिंग पॉइंट का कंसेप्ट। किसी भी कॉम्प्लेक्स सिस्टम में टिपिंग पॉइंट बहुत ज्यादा जरूरी होता है। 1968 में जो भी बहुत सारे एनवायरमेंटलिस्ट साइंटिस्ट थे, उन्होंने लिमिट्स टू ग्रोथ के ऑथर को यह बोला कि तुम चिंता मत करो, अगर अर्थ में पॉल्यूशन हो रहा है तो अर्थ अपने आप को साफ भी कर लेगा, क्लेंजिंग मैकेनिज्म भी ऑन है। किसी भी चीज में सेल्फ करेक्टिंग कैपेबिलिटी होती है। लेकिन जब बात आती है एनवायरमेंट की, जब बात आती है अर्थ सिस्टम की, तो ये सेल्फ करेक्टिंग कैपेबिलिटी टिपिंग पॉइंट तक ही काम करेगी, टिपिंग पॉइंट के बाद काम नहीं करेगी। टिपिंग पॉइंट एक ऐसा थ्रेशोल्ड होता है, अगर वो थ्रेशोल्ड क्रॉस हो गया तो ओवरऑल अर्थ की जो सेल्फ करेक्टिंग प्रैक्टिस है वो बहुत हद तक कॉम्प्रोमाइज हो जाएगी। हम बिल्कुल ही एक नई प्रकार की दुनिया में पहुंच जाएंगे। तो आज की डेट में बोला जाता है ना कि आप ग्लोबल ग्रीन हाउस गैस एमिशंस करो और वो एमिशंस ऑटोमेटिकली न्यूट्रलाइज हो जाएंगे, पेड़ साफ कर देंगे उनको, ओशंस उनको सोख लेंगे। ये एक लिमिट तक ही होगा। इसीलिए बोला जाता है कि भाई कार्बन न्यूट्रल हो जाओ, जितना कार्बन एमिट कर रहे हो उतना ही कार्बन न्यूट्रलाइज कर दो अपने नेचुरल रिसोर्सेज के थ्रू, तब हम टिपिंग पॉइंट की रेंज में रहेंगे। लेकिन अब आप देखो कि पिछले कुछ 100 सालों में इतना ज्यादा इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन और ओवरऑल ग्लोबल वार्मिंग और इन्वायरमेंटल चेंज हुए ना, एंथ्रोपोलॉजिकल एक्टिविटीज, ह्यूमन एक्टिविटीज ने हमारे अर्थ को इस हद तक बदल दिया है कि हम टिपिंग पॉइंट के बहुत पास पहुंच गए हैं। और ऑलमोस्ट लिमिट्स ऑफ ग्रोथ को लिखे हुए 50 साल हो चुके हैं। 100 ईयर्स का इन्होंने टारगेट दिया था, मतलब 1968 में किताब लिखी गई थी और बोला गया था किताब में कि 2070 तक
डूम्सडे के पास हम पहुंचेंगे। 50 साल ऑलरेडी यहां पे बीत चुके हैं, लगभग 54 साल 1968 से काउंट करो, और लिमिट्स टू ग्रोथ में लिखी हुई सारी चीजें सही हुई हैं, टोटल चीजें सही हुई हैं। इसमें लिखा था किताब में कि एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होगा पॉपुलेशन का, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ हुआ पॉपुलेशन का। इस किताब में लिखा था कि बाय द टर्न ऑफ द 20th सेंचुरी जो दुनिया की आबादी है वो 7 बिलियन मार्क क्रॉस कर जाएगी, मतलब 700 करोड़ क्रॉस कर जाएगी। देखा जाए तो 2000 में आबादी थी 6.11 बिलियन, 611 करोड़। उस समय पे लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज की आबादी गिनने का सही तरीका नहीं था। अभी के लिए आबादी दुनिया की बताई जा रही 7.9 बिलियन, मतलब 790 करोड़। मतलब ये जो आबादी का प्रेडिक्शन लिखा था इस किताब में 1968 में, ये भी यहाँ पे बिल्कुल सही हो गया। और जो ट्रेडिशनल अप्रोच लिखी है ग्रोथ की ट्रेडिशनल अप्रोच क्या है? दुनिया भर की इकोनॉमीज ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ग्रॉस वैल्यू एडेड, इनके बेसिस पे अपनी इकोनॉमिक ग्रोथ को कैलकुलेट करते हैं। और जब आप इस बेसिस पे इकोनॉमिक ग्रोथ को कैलकुलेट करते हो तो रिच और पुअर के बीच का डिफरेंस बढ़ता चला जाता है, और वो दुनिया की ऑलमोस्ट सारी कंट्रीज में बढ़ता दिख रहा है आपको, चाहे वो चाइना हो, चाहे वो यूएसए हो, चाहे वो इंडिया हो। तो बेसिकली लिमिट्स टू ग्रोथ के बारे में ऑथर यहां पे यही बता रहा है कि जो कुछ भी उस समय पे लिमिट्स टू ग्रोथ ने बोला था वो सब कुछ अब जाके सही होता नजर आ रहा है। तो चलो, हमने 1968 में उस समय के ऑथर्स की बात नहीं मानी, कम से कम अब तो हम उनकी बात मान के चीजों को सॉर्ट आउट कर सकते हैं, चीजों को सुधार सकते हैं। ये सब बातें ओवरऑल यहां पे लिखी हुई हैं। ये बुक थी जिसने पहली बार पॉल्यूशन के इशू को उठाया था, राइजिंग लेवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एमिशंस के इशू को उठाया था, कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी के यूज के, एक्स्ट्रा यूज के इशू को उठाया था। ये सब बातें ओवरऑल यहाँ पे बताई जा रही है, इसके इंपॉर्टेंस को समझाने की कोशिश की जा रही है। और फिर बाकी चीजें लिखी हुई, जैसे कि अब हमको पता है भाई कि फॉर एग्जांपल अमेजन रेन फॉरेस्ट अगर कम होते हैं तो ग्लोबल वार्मिंग और तेज होगी, जो माउंटेन ग्लेशियर से तिब्बत में वो पिघल सकते हैं। अब देखिए, एनवायरमेंटल बायोडाइवर्सिटी और एनवायरमेंटल इकोलॉजिकल जो फंक्शंस हैं, प्रोसेसेस हैं, वो दुनिया का एक कोना दूसरे कोने के साथ कैसे जुड़ा हुआ है ये हम सब जानते हैं। तो बेसिकली एंड में ऑथर यही करने की कोशिश कर रहा है कि लिमिट्स टू ग्रोथ ने ह्यूमन आउटलुक को चेंज करने की कोशिश की थी, वो चेंज हुआ नहीं है। आज की डेट में भी हम इस चीज को समझ के अपने मोडस ऑपरेंडी में चेंजेस ला सकते हैं। इमीडिएट बेसिस पे चेंजेस लाने की जरूरत है, नहीं तो हम एक ऐसे सिस्टम में पहुंच जाएंगे जो टिपिंग पॉइंट के क्रॉस होगा और उसमें वापस आने का हमारे पास कोई भी मौका नहीं बचेगा। ये सब बात ओवरऑल इस आर्टिकल में बता रखी। काफी अच्छा आर्टिकल लगा मेरे को, ओवरऑल ठीक ठाक इंफॉर्मेशन इसमें दे रखी है। चलिए नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ चलते हैं। अगला आर्टिकल हम कौन सा डिस्कस करेंगे? तो ये है भाई, सेंट्रलाइजिंग टेस्ट, अ कॉमन टेस्ट एज अ सोल डिटरमिन्ड फॉर मेरिट फॉर एडमिशन इज प्रॉब्लमेटिक। आगे बढ़ने से पहले वीडियो पे लाइक का बटन, दोस्तों चैनल को अब तक शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया कर लीजिए, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम ग्रुप पे आपको लेक्चर्स की पीडीएफ वगैरह मिल जाती हैं। इफ पॉसिबल फॉर यू फ्रेंड्स, क्लिक द ज्वाइन बटन दबाने से खासा मदद मिलती है। सेंट्रलाइजिंग टेस्ट में क्या बता रखा है भाई? भारत सरकार ने डिसीजन लिया है कि कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट होगा, CUET। अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स जो होते हैं, यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन द्वारा जिन जिन सेंट्रल यूनिवर्सिटीज को पैसे दिए जाते हैं, उनमें जितने भी अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स हैं उनके एडमिशन के लिए कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट होगा 2022-23 से। ठीक है, अब इस प्रकार के टेस्ट की बात ऑलरेडी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में लिखी हुई है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि सरकार यहां पे ऐसा कुछ कर रही है जो कोई सरकार ने पहले बोला नहीं। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में जो लिखा है, सरकार कुछ उसी प्रकार की चीजों को इंप्लीमेंट करने की कोशिश कर रही है। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी बोलती है कि भाई हर प्रकार के एग्जाम का एक कॉमन एंट्रेंस टेस्ट होगा, ताकि पूरे देश में सिमिलर स्टैंडर्ड सेट किए जा सकें। जैसे फॉर एग्जांपल आप लोग यूपीएससी की तैयारी करते हो कॉमन स्टैंडर्ड से, पीसीएस की तैयारी करते हो, अब एक राज्य के पीसीएस में दूसरे राज्य के बच्चे भी कंपीट कर सकते हैं, तो कॉमन स्टैंडर्ड्स हैं। जो लोग आईआईटी का एग्जाम देते हैं, आईआईटी जेई, कॉमन स्टैंडर्ड से पूरे देश में एक एग्जाम होता है। जो लोग मेडिकल अंडर ग्रेजुएट एग्जाम देते हैं, पोस्ट ग्रेजुएट एग्जाम देते हैं, उसके लिए होता है नीट यूजी, नीट पीजी, तो वो भी भाई आप कह सकते हो कि कॉमन एंट्रेंस एग्जाम है। तो उसी प्रकार से सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज के एडमिशन के लिए भी कॉमन एंट्रेंस एग्जाम होना चाहिए, और इसी लॉजिक से यहां पे बात की गई CUET की, कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट की। देखा जाए तो ये आइडिया नया नहीं है, अभी भी देश में लगभग 12 से ज्यादा ऐसी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं जो कि सेंट्रल यूनिवर्सिटीज कॉमन एंट्रेंस टेस्ट के स्कोर के थ्रू एडमिशन देती हैं। और ये जो CUET डिवाइस किया गया है ना, इंट्रोड्यूस किया जा रहा है ना, कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट, ये 13 भाषाओं में होगा, अलग अलग 13 भाषाओं में, जो भी 13 मेजर भाषाएं हैं इंडिया की, उन पे होगा। और इसके स्कोर के आधार पर
देश की 45 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में एडमिशन होगा। वैसे तो देखा जाए तो देश में 54 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं, लेकिन अभी के लिए 45 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में इस CUET को इंप्लीमेंट किया जाएगा। एक नेशनल लेवल टेस्ट स्कोर आएगा, उसके बेसिस पे आप अलग अलग सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में अप्लाई कर सकते हैं, आपके मेरिट के हिसाब से आपको यहाँ पे एडमिशन दे दिया जाएगा। ठीक है भाई, तो अभी के लिए निकल के आ रहा है। तो ये जो अलग अलग कैंडिडेट्स को अलग अलग सेंट्रल यूनिवर्सिटीज के लिए अलग अलग पेपर देने पड़ते थे, मल्टीपल एंट्रेंस एग्जामिनेशन देने पड़ते थे, ये हट जाएगा। ये जो अनफेयर एडवांटेज मिलता था कुछ बच्चों को कक्षा 12 में बहुत ज्यादा नंबर लाके, DU की यूनिवर्सिटीज में आपको पता है कक्षा 12 के ज्यादा नंबर बहुत ज्यादा मैटर करते हैं, ये एडवांटेज भी यहाँ पे चला जाएगा। मतलब अभी जो मोदी जी की सरकार का वन नेशन वन स्टैंडर्ड वाला जो बेंचमार्क है उसको मीट करने के लिए इस प्रकार के पेपर काम आएंगे। और 1984 में भी एक माधुरी आर शाह कमेटी आई थी जो कि सेंट्रल यूनिवर्सिटीज के काम करने के तरीके में देख रही थी। उसने भी रिकमेंड किया था कि एक नेशनल बेसिस पे मेरिट एग्जामिनेशन होना चाहिए। ओके, हालांकि इस टेस्ट को इंट्रोड्यूस करने के बाद भी यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन ने साफ साफ बोला है कि हम रिजर्वेशन के पैटर्न को नहीं हिलाएंगे। जैसे फॉर एग्जांपल नॉर्थ ईस्ट की आसाम की किसी सेंट्रल यूनिवर्सिटी में अगर लोकल लेवल के ट्राइब्स के लिए कोई रिजर्वेशन है तो वो रिजर्वेशन नहीं हिलेगा। मतलब बच्चों को तो देना तो CUET पड़ेगा, लेकिन रिजर्वेशन वहां के बच्चों को भी मिलेगा। लेकिन ओवरऑल CUET के आने से प्रॉब्लम क्या हो सकती है? अब देखिए, रिजर्वेशन का पैटर्न तो हिलाया नहीं जा रहा, पर प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम यह है कि देखिए बहुत सारे स्टेट्स में जो पढ़ाई होती है वो स्टेट बोर्ड के सिलेबस के हिसाब से पढ़ाई होती है। ठीक है ना, अलग अलग स्टेट्स का अलग अलग बोर्ड, आसाम का अपना अलग स्टेट बोर्ड है, मिजोरम का अपना अलग है, तमिलनाडु का अलग है, राजस्थान का अलग है, यूपी का अलग है, दिल्ली का अलग है। ठीक है, अब यहाँ पे एक कॉमन बोर्ड चलता है CBSE में चलती है NCERT किताबें। NCERT के सिलेबस के हिसाब से यहाँ पेपर आएगा CUET में, जबकि बहुत सारे बच्चों ने पढ़ाई स्टेट बोर्ड के सिलेबस के हिसाब से कर रखी है। तो जिन्होंने स्टेट बोर्ड के सिलेबस के हिसाब से पढ़ाई की है उनको इस NCERT सिलेबस बेस्ड CUET में प्रॉब्लम आ सकती है, एक बात तो ये बोला जा रहा है। दूसरा, जिन्होंने कक्षा 12 में अच्छे नंबर स्कोर किए हैं वो कहीं ना कहीं कुछ यूनिवर्सिटीज में आराम से एंट्री मार जाते हैं, लेकिन अब कक्षा 12 के नंबर को बस एक क्वालिफिकेशन बेंचमार्क बताया जा रहा है। मतलब अगर आपकी कम से कम इतने % नंबर है तो आप एलिजिबल हो, इतने % नहीं है तो आप एलिजिबल नहीं हो इस एग्जाम के लिए। तो इस रिस्पेक्ट में जो लोग 98, 99, 97% फोड़ते थे 12वीं कक्षा में, उनको पहले जो एडवांटेज मिलता था वो एडवांटेज चला जाएगा। और वो भी इमीडिएट बेसिस पे हो रहा है, क्योंकि एडमिशन सीजन आने वाला है। कोविड-19 की वजह से पढ़ाई बिल्कुल हिली हुई है, ज्यादातर लोगों ने अपने बोर्ड की पढ़ाई की है और पेपर यहाँ पे NCERT बेस्ड आ जाएगा, तो इन बच्चों को प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये सब प्रॉब्लम्स पॉइंट की हैं अभी एजुकेशन मिनिस्टर्स ऑफ तमिलनाडु, मेघालय और अरुणाचल प्रदेश ने, और इन प्रॉब्लम्स में दम है। ये छोटी मोटी प्रॉब्लम नहीं है, ये लेजिटिमेट कंसर्न्स है, और इन लेजिटिमेट कंसर्न्स को सुधारने की यहाँ पे जरूरत है। फिर भाई नॉर्थ ईस्ट के बहुत से कॉलेजेस में कुछ अमाउंट ऑफ सीटें रिजर्व्ड हैं स्टेट डोमिसाइल के बच्चे के लिए। मतलब जो नॉर्थ ईस्ट के परमानेंट रेजिडेंट है वही उन यूनिवर्सिटीज में एडमिशन ले सकते हैं। तो भाई ओवरऑल इस प्रकार की CUET आने से स्टेट डोमिसाइल वाले बच्चों की एंट्री कहीं मुश्किल ना हो जाए, कहीं उनके लिए एग्जाम क्वालिफाई करना मुश्किल ना हो जाए, तो ये भी एक बड़ा यहाँ पे मुद्दा बताया जा रहा है। तो ये सब चीजें यहाँ पे बताई जानी। नेशन वाइड एंट्रेंस टेस्ट अगर आप सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में लेके आ रहे हो तो ओवरऑल अलग अलग रीजन्स में जो भी यूनिवर्सिटीज हैं उसमें जो अभी के पैटर्न है वो पैटर्न टूटेंगे, और वो पैटर्न किस हद तक टूट के प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे एक बड़ा मुद्दा है। प्लस क्या है कि जैसे आप IIT JEE की बात कर लो, UPSC की बात कर लो, आप ये मेडिकल एग्जाम्स की बात कर लो, इस प्रकार के एग्जाम्स में आप देखो तो कोचिंग इंडस्ट्री बहुत डोमिनेट करती है। इनफैक्ट बैंक, PO, SSC, CGL, कौन सा नेशन वाइड एग्जाम नहीं है जिसमें कोचिंग मैटर नहीं करती है। तो ये कोचिंग इंडस्ट्री अपने कोर्स चलाते हैं, लोग उसमें पढ़ते हैं, बिलियंस ऑफ डॉलर्स की कोचिंग इंडस्ट्री है। तो इस प्रकार की एक कोचिंग इंडस्ट्री सेंट्रल यूनिवर्सिटीज एंट्रेंस टेस्ट में भी खुल सकती है, तो ये एक प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है यहाँ पे। क्योंकि अब तक क्या था कि अलग अलग सेंट्रल यूनिवर्सिटीज अपना अलग अलग तरीके से एडमिशन कराते थे, अब यहाँ पे एक कॉमन स्टैंडर्ड आ गया और कॉमन स्टैंडर्ड के हिसाब से चीजें होंगी। तो बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज को या फिर जो ऑलरेडी सेटल्ड कोचिंग सेंटर्स हैं वो अपनी एक क्लासेस CUET की चला देंगे कि भाई चलो हम आपको यहाँ की ट्रेनिंग दे रहे हैं। तो ओवरऑल अगर आप देखो इंडिया में जेंडर गैप बहुत है, इकोनॉमिक गैप बहुत है, हायर एजुकेशन में एंट्री लेवल पे घुस पाना मुश्किल है। अब ऐसे समय पे कॉमन यूनिवर्सिटीज जो कि हायर एजुकेशन में एंट्री का पहला पायदान होते हैं, वहां पे अगर इस प्रकार के एग्जाम्स को आप सेट कर रहे हो तो काफी बातचीत के साथ प्रैग्मेटिक तरीके से इंट्रोड्यूस करना चाहिए, नहीं तो एक बड़ा तबका क्वालिटी एजुकेशन से हाथ धो बैठेगा, ऐसा यहाँ पे बताया जा रहा है। ठीक है भाई, तो इस आर्टिकल का ऑब्जेक्टिव था, ऐसा आपने इसको ठीक से देखा। नेक्स्ट है ब्रिजिंग द बे इन क्वेस्ट फॉर अ स्ट्रॉन्गर बिम्स्टेक। यहां पे भाई देखिए क्या बताया जा रहा है।
बिम्स्टेक की मीटिंग होने वाली है 25वीं सिल्वर जुबली और इसको हेड कौन करेगा? श्रीलंका। वैसे तो ये मीटिंग वर्चुअल मोड में हो रही है। फिफ्थ बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन समिट है, जुबली ईयर में है, वर्चुअल हाइब्रिड मोड में होगी 30 मार्च को। श्रीलंका करंट चेयर है, मतलब श्रीलंका इसको होस्ट करेगा। तो यही बताया जा रहा है कि भाई बिम्स्टेक की जो इंपॉर्टेंस है, इसके जो कमिटमेंट्स है, इसके जो एफर्ट्स हैं, इसका जो कोलैबोरेशन है, वो इस पर्टिकुलर वर्चुअल मीट के थ्रू बढ़ाया जा सकता है वगैरह वगैरह। कौन कौन से मेंबर्स है बिम्स्टेक के अंदर? तो भाई बांग्लादेश है, भूटान है, इंडिया है, म्यांमार है, नेपाल है, श्रीलंका है और थाईलैंड है। ऑलरेडी इन कंट्रीज के बीच में अच्छा खासा इंगेजमेंट है, इंगेजमेंट की कोई कमी नहीं है। जरूरत है रीजनल स्ट्रैटेजिक और इकोनॉमिक इंटीग्रेशन को बढ़ाने की, पॉलिटिकल सपोर्ट को बढ़ाने की, कमिटमेंट को बढ़ाने के लिए। और बिम्स्टेक की एक सिग्निफिकेंस बहुत बड़ी इंडिया के लिए भी है, क्योंकि इंडिया ओवरऑल इस बिम्स्टेक के बिल्कुल मिड में आता है, सबसे बड़ी कंट्री है यहाँ पे। ऑलरेडी इंडिया ने बे ऑफ बंगाल रीजन में अपनी पहुंच को बढ़ाने के लिए नेबरहुड फर्स्ट और एक्ट ईस्ट पॉलिसी को इंटीग्रेट किया है। और देखा जाए, अगर आपसे बिम्स्टेक से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आ जाता है तो बिम्स्टेक के अंदर शुरू किए गए इंगेजमेंट्स को आप लिख सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल बिम्स्टेक चार्टर को प्रॉपर तरीके से फाइनलाइज करना, ये बहुत जरूरी है। एक है बिम्स्टेक मास्टर प्लान फॉर ट्रांसपोर्ट कनेक्टिविटी, इसको स्ट्रेंथन करना। बिम्स्टेक कन्वेंशन ऑन म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस इन क्रिमिनल मैटर्स, इसको स्ट्रेंथन करना। बिम्स्टेक टेक्नोलॉजी ट्रांसफर फैसिलिटी, फिर कॉपरेशन बिटवीन डिप्लोमेटिक अकेडमीज ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशंस ऑफ बिम्स्टेक, a template of memorandum of association for the future establishment of BIMSTEC center entities, present signs of optimism as well as comeback of the Bay of Bengal as a new economic and strategic space। तो अगर आपके पास BIMSTEC से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आता है तो ये जो इस पैराग्राफ में लिखा है, अगर आप इसको अपने नोट्स में इनकॉर्पोरेट कर लेते हो और उसको इस क्वेश्चन के आंसर में चेप देते हो, कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा नंबर आपको मिलेंगे। क्योंकि देखिए, बोल बच्चन टाइप की बातें तो हर कोई बिम्स्टेक के बारे में लिख देगा कि भाई ये कोऑपरेशन को बढ़ाता है, इसके इतने मेंबर हैं, लेकिन ओवरऑल एक्चुअली में बिम्स्टेक के अंदर क्या क्या एग्रीमेंट्स और एंगेजमेंट शुरू हुए हैं, ये अगर आप लिखते हो तो आपको कुछ एडिशनल नंबर यहाँ पे मिलेंगे। बे ऑफ बंगाल की इकोनॉमिक और स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस तो बढ़ ही रही है। और इंडो पैसिफिक रीजन का जो आइडिया है, ये जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं, यूरोप की कंट्रीज हैं, यूएस है, कनाडा है, जो कि इंडो पैसिफिक रीजन में अपनी पकड़ को बनाना चाहते हैं। और इंडो पैसिफिक रीजन में ये कंट्रीज चाइना को अपना सेंटर लेके नहीं चल रहे, इंडिया को अपना सेंटर लेके चल रहे हैं। तो इस आइडिया के साथ अगर बिम्स्टेक के जियोपॉलिटिकल और सिक्योरिटी कनेक्शंस बढ़ा दिए जाएं, टेक्नोलॉजिकल कनेक्शंस, कल्चरल कनेक्शंस, पॉलिटिकल कनेक्शंस बढ़ा दिए जाएं, तो नो डाउट बिम्स्टेक के इलाके में एक बहुत ग्रोथ की अपॉर्चुनिटी नजर आई है। वो अलग बात है कि बिम्स्टेक का एक मेंबर है म्यांमार, और म्यांमार में इस समय पे मिलिट्री कूप हुआ है, और मिलिट्री कूप के चलते यूएस ने और यूरोप ने म्यांमार के ऊपर बहुत से सैंक्शंस लगा रखे हैं। ये सब कुछ रोड़े जरूर आ सकते हैं बिम्स्टेक की ग्रोथ में, बट ओवरऑल बिम्स्टेक में ग्रोथ की पॉसिबिलिटी ज्यादा है। 25 साल हो चुके हैं बिम्स्टेक को, विजिबल प्रोग्रेस देखने को मिली है। इस प्रोग्रेस को और कॉन्क्रीट करने की जरूरत है। बिम्स्टेक को एक वैल्यूएबल इंस्टीट्यूशन बनाने की जरूरत है रीजनल इंटीग्रेशन और कोलैबोरेशन के लिए। बिम्स्टेक में बड़ा ह्यूज पोटेंशियल है, एक नेचुरल प्लेटफॉर्म यहां पे बन सकता है जियोपॉलिटिकल कैलकुलस के लिए। इसकी बड़ी ही यूनिक पोजीशन है इंडो पैसिफिक रीजन में। साउथ एशिया और साउथ ईस्ट एशिया के बीच में इंगेजमेंट के लिए बिम्स्टेक एक बहुत मेजर रोल प्ले कर सकता है। देखिए यहां पे लिखा भी हुआ है, बिम्स्टेक सर्व्स एज अ ब्रिज बिटवीन टू मेजर हाई ग्रोथ सेंटर्स ऑफ एशिया, एक है साउथ एशिया, एक है साउथ ईस्ट एशिया। एक प्रॉस्पेरस और सस्टेनेबल बे ऑफ बंगाल के लिए बिम्स्टेक का आगे बढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसके लिए हार्ड और सॉफ्ट कनेक्शंस, हार्ड और सॉफ्ट इंफ्रास्ट्रक्चर दोनों बनाने की जरूरत है। सिक्योरिटी में, काउंटर टेररिज्म में, इंटेलिजेंस शेयरिंग में, साइबर सिक्योरिटी में, कोस्टल सिक्योरिटी में, ट्रांसपोर्ट कनेक्टिविटी में, टूरिज्म में यहां पे इंगेजमेंट बढ़ाने की जरूरत है। ठीक है भाई। फिर यहाँ पे बिम्स्टेक के सेक्रेटेरिएट के रोल को भी पॉइंट आउट किया जाए। जो बिम्स्टेक का सेक्रेटेरिएट है, ये क्या करता है? कोऑर्डिनेट करता है, मॉनिटर करता है, फैसिलिटेट करता है क्या? बिम्स्टेक के एक्टिविटीज और प्रोग्राम को। तो बेसिकली बिम्स्टेक सेक्रेटेरिएट की अगर हम कैपेबिलिटीज को बढ़ाते हैं तो ये बिम्स्टेक सेक्रेटेरिएट और ज्यादा ताकतवर होगा बिम्स्टेक के मेंबर कंट्रीज के अंदर अपने प्लान्स और अपने एजेंडा को इंप्लीमेंट कराने के लिए। तो अगर बिम्स्टेक के चार्टर को अप्रूवल मिल जाए, और उस चार्टर में साफ साफ लिखा हुआ है कि बिम्स्टेक सेक्रेटेरिएट की इंस्टीट्यूशनल कैपेसिटी में ये ताकत आएगी, तो यहां पे बिम्स्टेक सेक्रेटेरिएट एक पुश मार के ओवरऑल आइडियाज को इंप्लीमेंट करवा सकता है इस रीजन में। और नो डाउट जब आइडियाज, जब प्लान्स, जब इनिशिएटिव्स ग्राउंड लेवल पे इंप्लीमेंट हो गए, ना चाह के भी ओवरऑल इंटर कोऑर्डिनेशन यहां पे बढ़ेगा। एक बार चार्टर का अप्रूवल हो जाए, चार्टर का अप्रूवल मतलब बिम्स्टेक की मेंबर कंट्रीज ने इन पॉइंट्स पे एक दूसरे को म्यूचुअल अप्रूवल दिया है, तो फिर उसके ऊपर कंट्रीज पीछे नहीं उठ सकती। जैसे इंडिया ने इंप्लीमेंट किया अपने प्रॉमिस को,
किस प्रॉमिस को? सेंटर फॉर बे ऑफ बंगाल स्टडीज बनाने को नालंदा यूनिवर्सिटी। तो नालंदा यूनिवर्सिटी जो बिहार है उसमें आर्ट, कल्चर और अदर सब्जेक्ट्स जो कि बे ऑफ बंगाल में है उनकी रिसर्च के लिए इंडिया ने प्रॉमिस किया था कि हम सेंटर फॉर बे ऑफ बंगाल बनाएंगे नालंदा यूनिवर्सिटी में, और इंडिया ने वो बनाया है। ऐसे बहुत से प्रॉमिसेस अलग अलग कंट्रीज बिम्स्टेक के चार्टर में कर रहे हैं, और एक बार आपने प्रॉमिस कर दिया तो वो आपको पूरा करना पड़ेगा। आप नहीं पूरा करोगे तो बिम्स्टेक चार्टर के अंदर जो बिम्स्टेक सेक्रेटेरिएट है वो आपको प्रेशर डाल के चीजें पूरी करवाएगा, और वो जरूरी भी है। ये प्रेशर आपके हित के अगेंस्ट नहीं है, आपके हित के फेवर में भी है, और इसके चलते इकोनॉमिक ग्रोथ, डेवलपमेंट और इंटीग्रेशन बढ़ेगा बिम्स्टेक रीजन का। बिम्स्टेक की मेंबर कंट्रीज ये सोच के आगे बढ़ेंगे कि हाँ भाई दूसरे कंट्री की ग्रोथ से हमें भी फायदा है। तो रीजनल कोऑपरेशन को बढ़ा के बिम्स्टेक को वाइब्रेंट, स्ट्रॉन्गर और रिजल्ट ओरिएंटेड बनाने की जरूरत है। यही इस आर्टिकल में यहाँ पे कहा जा रहा है। और आज आ जाते हैं अपने आखिरी आर्टिकल पे, अनरिफॉर्मेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम। ये बेसिकली हमारे क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम की यहाँ पे बुराई हो रही है। ओके, प्रॉब्लम्स बताई जा रही है हमारे क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम की, और वो प्रॉब्लम्स जो कि जल्दी यहाँ पे जाने वाली नहीं है उनके बारे में यहाँ पे कुछ इश्यूज बताए जा रहे हैं। देखिए प्रॉब्लम्स एक्चुअली में जाएंगी कैसे ये ज्यादा नहीं बताया है, कौन सी प्रॉब्लम ऐसी है जो कि डट के बैठ गई जाने वाली नहीं है, इसके बारे में बताया गया। पहली प्रॉब्लम कौन सी है? डिस्पोजल ऑफ पेंडिंग केसेस। हमारे क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में जुडिशरी में 4.4 करोड़ केसेस पेंडिंग है, और ये केसेस बहुत लंबे समय से पेंडिंग है, और ये पेंडेंसी जल्दी यहां पे जाने वाली नहीं है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा मुद्दा है। दूसरा यहां पे क्या बताया जा रहा है कि जो जस्टिस मैकेनिज्म है हमारे देश का, वो मार्जिनलाइज्ड क्लासेस ऑफ सिटीजंस को प्रॉपर तरीके से एक्सेसिबल नहीं है। मतलब जो गरीब तबके के लोग हैं, डिसएडवांटेज तबके के लोग हैं, उनके पास जल्दी से क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम पहुंच नहीं पाता है, वो काफी परेशान रहते हैं। एक ट्रांसेंडेंटल इंस्टीट्यूशनलिस्ट अप्रोच है, यहां पे इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट को सही करने के ऊपर फोकस रहता है। तो होता ही है कि हम कैपेसिटी बिल्डिंग करने की कोशिश करते रहते हैं, हम ये कोशिश करते रहते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएं, जजेस की स्ट्रेंथ को बढ़ाएं, लेकिन ओवरऑल जो मार्जिनलाइज्ड है, जो वल्नरेबल लोग हैं, उनके पास जल्दी जस्टिस पहुंच पाए, इसकी हमारी सीधी सीधी अप्रोच नहीं रहती है। कैपेसिटी बिल्डिंग के चक्कर में हम लोग रह जाते हैं, बड़े बड़े केसेस को सॉर्ट आउट करने में रह जाते हैं, मार्जिनलाइज लोगों तक जल्दी हम लोग जस्टिस नहीं पहुंचा पाते हैं, और लंबे समय तक ऑथर के हिसाब से इन मार्जिनलाइज और वल्नरेबल लोगों के पास जस्टिस पहुंचेगा भी नहीं। तीसरा यहां पे क्या बताया जा रहा है कि भाई हमारे क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में पुलिस पावर को अब्यूज करती है। अभी भी पुलिस कहीं ना कहीं कॉलोनियल माइंडसेट के साथ चल रही है। जब भी कहीं कोई क्राइम हो जाता है तो उस क्राइम का निरावरण निकालना, उसका सॉल्यूशन निकालना प्रायोरिटी होती है। अब इस प्रायोरिटी के चलते होता क्या है कि पुलिस को अच्छी खासी ताकत मिल जाती है, और पुलिस अपनी ताकत का अक्सर कर गलत प्रकार से प्रयोग करती है। और पुलिस जब अपनी ताकत का गलत प्रकार से प्रयोग करेगी तो ओवरऑल पुलिस के हाथ से कुछ गलत चीजें भी होंगी। यहां पे पुलिस को पीपल फ्रेंडली बनाने की जरूरत है। पीपल फ्रेंडली तो बनाया जा रहा है, बट कहीं ना कहीं क्राइम को कंट्रोल करने के चक्कर में पावर भी अब्यूज करती है पुलिस, और ये चीज हम जल्दी रोक पाएंगे, इस बात के चांसेस बहुत कम है। चौथा क्या है? क्राइम प्रिवेंशन इज अ यूटोपियन गोल ऑफ आवर क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम। 100% रेट क्राइम प्रिवेंशन में पा पाना अपने आप में एक बहुत मुश्किल है, एक अनअटेनेबल आइडियल है। क्यों? क्योंकि देखिए क्या लिखा हुआ है, सक्सेसिव empirical research studies have shown that higher punishment has little impact on lowering crime rates. Similarly, initiatives such as community policing mechanism and situational crime prevention are yet to deliver any concrete result. Crime prevention के लिए क्या है कि भाई आपने किसी को पकड़ा, उसने क्राइम किया, उसको जेल में डाल दिया या फिर उसको फांसी पे चढ़ा दिया। अगर इस प्रकार की सजा देने से ओवरऑल क्राइम रेट कम हो जाता तो इंडिया में ऑलरेडी क्राइम रेट कम हो रहा होता, बट ऐसा कुछ हमको कम होता नजर नहीं आ रहा है। पहली चीज। दूसरी चीज कम्युनिटी पुलिसिंग, कि भाई जो पुलिस फोर्स है जो कि वर्दी में है, उसके बजाय कम्युनिटी लेवल पे जो लोग होते हैं जो कि पुलिस की मदद करते हैं और कोई भी अनसोशल एक्टिविटीज होती है इसको पॉइंट आउट करते हैं, इसको इंडिया में काफी प्रमोट करने की कोशिश की गई, बट उस लेवल पे ये इंडिया में प्रमोट हो नहीं पाया है। अभी भी लोग ग्राउंड लेवल पे लोगों के साथ इंगेज करके पुलिस की मदद नहीं करते, तो कम्युनिटी पुलिसिंग हमारे देश में कमजोर है। और अगर हम किसी को सजा दे भी दे कन्वर्ट करने के बाद, तो वो सजा बाकी लोगों को क्राइम करने से रोके, ये नहीं हो पा रहा है। तो इसके चलते क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के अंदर क्राइम प्रिवेंशन को हम 100% अटेन कर लें, यह अपने आप में बहुत मुश्किल है। इनफैक्ट इंडिया जैसी कंट्रीज में तो बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। प्लस ऑफेंडर्स के लिए डाइवर्जनरी प्रिंसिपल्स लेके, जैसे मान लो किसी ने गलती की, इल्जाम किया, तो उसको पकड़ के अरेस्ट कर लिया गया, जेल में डाल दिया गया।
अब क्या कुछ नॉन कस्टोडियल मेथड इकट्ठे होते हैं? जैसे मान लो किसी ने माइनर क्राइम किया है, तो उस माइनर क्राइम में उसको जेल में डालने की बजाय उसको किसी रिफॉर्मिस्ट सेंटर में ले जाकर रिफॉर्म करने की कोशिश करो, नई चीजें सिखाने की कोशिश करो, उसके माइंड को ठीक करने की कोशिश करो, ताकि वो सोसाइटी में फिर से पहुंच के ओवरऑल सोशल रिफॉर्मेशन में अपना रोल प्ले कर सके। लेकिन क्या होता है हमारे इंडिया में कि किसी ने कुछ गलती की, उसके खिलाफ केस पकड़ा, अरेस्ट किया गया, जेल में डाल दिया गया। अब ऑलरेडी जेल में ओवर क्राउडिंग की प्रॉब्लम है, कस्टोडियल पनिशमेंट्स हमारे देश में फिर भी बढ़ रहे हैं, नॉन कस्टोडियल टैक्टिक्स को हम यहां पे अपना ही नहीं पा रहे हैं। तो इसके चलते प्रॉब्लम ये हो रही है कि जिन लोगों को रिफॉर्म किया जा सकता था प्रैक्टिकली, वो रिफॉर्मेशन की तरफ हम नहीं जा रहे हैं, सबको पकड़ के जेल में डाल दे रहे हैं, और जेल में डाल देने से क्राइम कम हो जाएगा, ये मैं आपको पहले बता चुका हूं, ऐसा देखने को मिल नहीं रहा। फिर भाई, रिलायबल स्टेट स्पॉन्सर्ड डाटा कनेक्शन, मेंटेनेंस एंड एनालिसिस मैकेनिज्म, इसकी यहां पे कमी है। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के पास जो डाटा है वो डाटा कलेक्शन करता है, एनालिसिस करता है, लेकिन जो मेथोडोलॉजी नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो अडॉप्ट करता है डाटा कलेक्शन के लिए, उसको बहुत से ग्राउंड्स पे क्रिटिसाइज किया गया है। ठीक है ना भाई, कौन विक्टिम है, कौन कॉमन मैन है, किस बेसिस पे आप डाटा को कलेक्ट कर रहे हो, डाटा रिलायबल है भी कि नहीं, उसको स्टोर किस बेसिस पे कर रहे हो, इन सब चीजों के ऊपर अक्सर कर सवाल उठाए गए हैं। तो हमारे यहाँ पे स्टेट स्पॉन्सर्ड क्राइम डाटा कलेक्शन प्रॉपर तरीके से नहीं हो पा रहा, ना ही डाटा को प्रॉपर तरीके से मेंटेन किया जाता है, ना ही एनालिसिस मैकेनिज्म है। ऑनलाइन आप कह लो एफआईआर फाइल होती है आज की डेट में, बट बहुत सारी जगहों पे अभी भी मैनुअल एफआईआर के रजिस्टर्स चल रहे हैं। तो बेसिकली डाटा कलेक्शन, मेंटेनेंस और एनालिसिस, ये एक प्रॉब्लम है, ये छठी प्रॉब्लम। तो मैंने टोटल आपको 6 प्रॉब्लम्स यहां पे बताई हैं जो ऑथर ने पॉइंट आउट की हैं क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को रिफॉर्म करने के लिए। मतलब बेसिकली ऑथर यहां पे ये बोल रहा है कि ये ऐसी कुछ प्रॉब्लम्स हैं जिनको अभी हम रिफॉर्म कर पाए, सॉल्व कर पाए इमीडिएट बेसिस पे, बहुत मुश्किल है। इसके लिए बहुत से इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स लगेंगे। सिर्फ हम सतही लेवल पे चीजों को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो चीजें नहीं कर पाएंगे। वल्नरेबल सेक्शंस ऑफ सोसाइटी के पास अगर जस्टिस पहुंचाना है तो सिर्फ कैपेसिटी बिल्डिंग पे ध्यान ना देके उनके वाले केसेस को प्रायोरिटी पे लेना बहुत जरूरी, बट वो हो नहीं पाता है। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो कोई बहुत बड़ा इनकम टैक्स पे ही है, अब वो इनकम टैक्स पे ही सुप्रीम कोर्ट में अपने केस की हियरिंग को जल्दी ले आएगा। वहीं पे कोई गरीब आदमी है जिसकी जमीन छीन ली गई है एक जमींदार के द्वारा, वो कभी भी सुप्रीम कोर्ट में अपने केस की हियरिंग को जल्दी नहीं ला पाएगा। तो ये मैंने एक बहुत बेसिक सा एग्जांपल दिया आपको। तो ये 6 प्रॉब्लम्स हैं, इन 6 प्रॉब्लम्स का प्रॉपर सॉल्यूशन क्या है ये तो देखो भाई, ओवरऑल इस आर्टिकल में प्रॉपर तरीके से बताया नहीं गया। बस ये 6 प्रॉब्लम्स कौन कौन सी हैं जिनको सॉल्व कर पाना हमारे क्रिमिनल जस्टिस में बड़ी बात है, ये जरूर यहां पे बता दिया गया है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, आई होप कुछ ना कुछ यूजफुल तो आपको जानने को मिला ही होगा। आप अपने व्यू पॉइंट जरूर नीचे कमेंट बॉक्स में देके जाना। अगर आपको लगता है कि क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में ये अमेंडमेंट करके हम इन 6 प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं तो उनको डेफिनेटली नीचे कमेंट बॉक्स में लिखो। मैं भी देखना चाहूंगा कि आपकी ड्राफ्टिंग इंग्लिश की कैसी है, आप किस प्रकार के इनोवेटिव आइडियाज देते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, हैव अ ग्रेट डे। ज्यादा से ज्यादा लोग से लेक्चर को शेयर करना। गुड बाय।